नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आज दोस्तों अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका दोस्तों सबसे पहले तो अपन पेपर का एक सॉल्यूशन करेंगे वेरी फास्टली। इसके बाद में दोस्तों कॉमर्स स्टूडेंट की जो भी दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात करने वाले। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है सर कॉमर्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पूरा देखना है। सबसे पहले अपन आंसर भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि एक पेपर का भी हमें लेवल का पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्या क्या आंसर बनने वाले हैं। और अपन यहाँ पे दोस्तों MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि आप बाद में ये कमेंट ना करो कि सर आपने पेपर देखा नहीं है, पेपर का लेवल नहीं देखा है। फिर उसके बाद में दोस्तों अपन क्या देखेंगे, इसके कट ऑफ की भी बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। क्योंकि ये मैं सॉल्यूशन पहले भी करा सकता था, लेकिन मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ, मैं शिवमोगा गया हूँ, वहाँ पर पेपर वैल्यूशन के लिए गया हुआ हूँ, तो वहाँ पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। फिर भी आप सभी के लिए मैंने आज टाइम निकाल के और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो पूरा वीडियो देखना। और जो भी नए हैं चैनल पे उनको सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बिना किसी देरी के अपन ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। आपके दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, आपके 14 यहाँ पे MCQ आए हैं और वो 14 MCQ 1 बाई 1 अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट कंसिडर एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि निम्नलिखित में से किस कथन को प्रबंधन की विशेषता नहीं माना जाता है। ये आपके क्वेश्चन था। डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपने खुद आपने अटेम्प्ट किया, तो आप सभी को पता है इसका आंसर होने वाला मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये भी एक मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक से विशेषता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये भी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, ये भी है। तो मैनेजमेंट इज टेंजिबल नो दोस्तों, इसका आंसर है इनटेंजिबल। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। मैनेजमेंट एक अमूर्त संपत्ति नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला डी ऑप्शन। यहाँ पे इनटेंजिबल है दोस्तों, क्या है, इनटेंजिबल है। मैनेजमेंट क्या है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का जो मीनिंग्स होता है दोस्तों वो ये होता है कि मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स है, इट कैन नॉट बी सीन टचड ऑनली इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। की अपन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक अमूर्त संपत्ति है जिसे केवल अपन देख नहीं सकते बल्कि क्या कर सकते हैं, उसे ओनली महसूस कर सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रबंधन की विशेषता कौन सी नहीं है, तो वो है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अपन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ए गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन, तो वो होता है दोस्तों 51%। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की। डैश एंड डैश आर इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको पता है ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट 2 है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे जो आंसर होने वाला है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मैंने करेक्ट इसलिए राइट कर रखा है कि टेलीग्राम पे मैं PDF भी डाल दूंगा, यहाँ से आप अच्छे से अपने आंसर और मैच कर सकते हो। जिन्होंने भी अपना आंसर मैच नहीं किया दोस्तों वो अपना आंसर मैच कर सकता है तथा करेक्ट अपना मार्क्स का वैल्यूशन करें। अब यहाँ बात करते हैं, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड है, कि सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक क्या कहलाता है। ये भी एक इजी वे क्वेश्चन आया था, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन आया दोस्तों, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें से करेक्ट नहीं है। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी करेक्ट है। नेट प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर इनकम, भाई माइनस क्यों करेंगे, हमें ऐड करना है, तो यही हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट है। यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट और करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करने वाले। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, तो ये होता है 52। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तरतीब उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो किसे नहीं किया जा सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग ये होते हैं, तो ये होता है ब्रीडिंग फार्म्स, ये 4 नंबर को नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। आपके जो 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके, 8 नंबर पूछा गया है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज कंसिडर एज एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो आपको बताने कि आकस्मिक देयता का कौन सा एग्जाम्पल है, गारंटी फॉर लोन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर है डिप्लेशन इज रिलेटेड टू प्लांटेड मशीनरी, गुडविल, पैटर्न, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, तो यहाँ पे 4 नंबर आंसर होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे नहीं, बट वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हो आप। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिन क्या है, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरिज इन कम्युनिकेशन, तो ये होता है दोस्तों फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी यहाँ पे 2 नंबर आंसर होने वाला है, तो आप आंसर भी अपना मैच कर सकते हो। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो ने दिया, ये करेक्ट आंसर होने वाला है।
और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस तारीख को प्रवर्तन में आया था, तो बताना आपको 20 जुलाई 2020 को आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इज ट्रांसफर, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये सभी को पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेशन, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेशन से रिलेटेड नहीं है। वेयर हाउसिंग है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बट एडवर्टाइजिंग नहीं है दोस्तों। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक प्रमोशन से रिलेटेड है, ये नॉट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेशन। तो विद एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, आप एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा और आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसके बाद में अपन कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 500, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम सो इन P&L अकाउंट विल बी, तो आपको बताना है दोस्तों 2000 पेड करने थे, जिसमें से 500 ऑलरेडी पेड है, तो यहाँ पे बनने वाले हैं 1500। ओके, 2000 माइनस प्रीपेड है, 500 करेंगे 1500। व्हेन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हेन इस्टेब्लिशमेंट, ये हुई थी दोस्तों 1955 में। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे अपन 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। रेफर टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डिलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल ऑल ऑथोरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट, तो यहाँ पे बताना है कि सबसे निचले स्तर तक केवल उसके सिवाय जिनका प्रयोग केंद्रीय स्थानों पर हो सकता है सभी प्राधिकार के प्रयोजन क्रमबद्ध प्रयास है, ये सेंट्रलाइजेशन है जहाँ पर। फिर बात है 19 नंबर की, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन स्रोत नहीं है। प्रीपेड शेयर है, डिबेंचर है, इक्विटी शेयर है, ये सब क्या दीर्घकालीन है, बट यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट क्या है, ये अल्पकालीन है, तो यहाँ पे आंसर 3rd नंबर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करें, प्रीपेड शेयर विच इन्जॉय द राइट ऑफ अकोमुलेटेड अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर इज नॉन, तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर बनने वाला है कम्युलेटिव प्रीपेड शेयर, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड नॉट है, यहाँ पे सुपरविजन भी होता है, मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये आंसर आपका बनने वाला है। नेक्स्ट अपन 22 की बात करें, यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कौन सा आपका जो फॉर्मूला है करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर बनने वाला है 4 नंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी, इनमें से बताने कि कौन करंट लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल नहीं है। वेरी सिंपल, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक ऑडी है, ये सब क्या है करंट लाइबिलिटीज है, बट डिबेंचर क्या है लॉन्ग टर्म है, तो ये आंसर है अपना 4 नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, GST इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माल और सेवा करने किस पर लागू नहीं होता, ऑटोमोबाइल, शॉप, डिटर्जेंट, पाउडर, आइसक्रीम सब पर लागू होता है, लेकिन जो एल्कोहल है दोस्तों इस पर लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे अपना 4 नंबर आंसर बनने वाला है। 25 नंबर की बात करें अपन यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू द फॉर्म है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है ना NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एवरी टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको तब भी बोल रहा था अगर आप NCERT एक बार पढ़ के चले जाते तो आप आउट ऑफ आउटर लेके मार्क्स लेके आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी कितने होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 26 ये एवरी टाइम पूछा जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, कॉमन साइज पूछे तो वर्टिकल बोलते हैं। तो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। GST का भी दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछता है कि जो GST आपके जम्मू कश्मीर में कब अप्लाई की गई थी, तो यहाँ पे बताना है आपको 8 जुलाई 2017 को। फिर यहाँ पे इज ए पोर्शन कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बी रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयरधारक से प्राप्त याचित पूंजी दिए गए अंश क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल होता है। यहाँ पे 3rd नंबर आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा अपन फास्टली कर रहे हैं क्योंकि आप सभी आंसर देख चुके हो, जिन्होंने नहीं देखा वो और देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है विच कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू के लिए बिजनेस के लिए गोइंग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट NCERT में से पूछे गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द नेट प्रॉफिट इज द 110 बिफोर चार्जिंग कमीशन इफ देयर मैनेजर इज एंटेड टू 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोस्तों इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 8%। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला है निकालना था, यहाँ पे NP होगा आपका, मल्टीप्लाई यहाँ पे रेट होगा और अपॉन क्या होगा यहाँ पे 100 प्लस क्या होगा रेट होगा। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 110 दे रखा है, तो आप 110 यूज कर सकते थे। रेट यहाँ पे 10% है तो आपने रेट 10% डिवाइड यहाँ पे 100 प्लस रेट कितना करना है 110, तो इसको आप कैसे हल करते,
यहाँ पे डायरेक्ट 110 लिखते हैं, रेट आपकी 10 है और यहाँ पे 100 + 10 110 हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 10 आंसर बनने वाला है। इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 31 की। 31 वेरी इजी क्वेश्चन है और जो आपका जो सेकंड चैप्टर है कि प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे, तो यहाँ पे अपन बताएंगे हेनरी फोर्ड ने दिए हैं। कहाँ पे हेनरी फोर्ड, ये रहा ये आंसर है। फिर है द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, वेरी इजी क्वेश्चन करता होता है दोस्तों। तो कॉमर्स का जो पेपर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही माना जाएगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 33 क्वेश्चन है इन विच कम्युनिकेशन नेटवर्क एज सबॉर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सुपीरियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनने वाला है इन्वर्टेड वी बनने वाला है। फिर है पेटेंट और कॉपीराइट किस प्रकार के एग्जाम्पल है भाई, टेंजिबल है इंटेंजिबल है, तो ये तो सीधी सी बात है इंटेंजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 35 की। 35 नंबर क्वेश्चन है डैश इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड इन न्यूमेरिकल टर्म। ये बजट होता है दोस्तों, क्या होता है, बजट होता है। एवरी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। WTO कब आया, तो ये 1 जनवरी 1995 में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टनर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म। निम्न किस प्रकार के भागीदार फर्म की पूंजी में हस्तांतरण नहीं करते हैं, कौन से नहीं करते ये आपको बताना है। जो नॉमिनल पार्टनर है या एक्टिव पार्टनर है, कौन सा है जो दोस्तों नहीं करता है, तो वो होता है यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर, यानी कि यहाँ पे थर्ड डी होने वाला है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 38 रेफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि डिलीगेशन। सिंपल है। अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग ए पर्सन इज ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। कि निर्देशन की किस सिद्धांत के अंतर्गत संगठन किसी व्यक्ति को केवल वरिष्ठ कर्मियों से ही अनुदेश प्राप्त करने चाहिए, ये होती है यूनिटी ऑफ कमांड होती है। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो फिक्स है, जो ऑलरेडी एग्जाम में जो बोर्ड क्लास जो एग्जाम है उनमें आते हैं। अब अपन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड पूछा गया है। शॉर्टकट मेथड आप अपनाओगे तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे कितना दे रखा है, 20,000 विड्रॉ किया है, ओके। और मल्टीप्लाई रेट परसेंट कितना है, यहाँ पे 10% है। इसके अलावा इसमें दे रखा है आपको हाउ मेनी मंथ, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 3 मंथ। तो यहाँ से आप 4 और 4 2 0 से 10 से 10 10 से 10 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 500 आने वाले, तो ये आपका आंसर बनने वाला है। तो दोस्तों ये 40 आपके MCQ थे। तो 40 MCQ आपके वो क्वेश्चन थे जो फिक्स क्वेश्चन है, जो बोर्ड क्लास में हमेशा ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन MCQ में आते हैं। अब दोस्तों अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एक बार बता लेते हैं। कटऑफ पे जाने से पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें, जो आपकी जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपको परिभाषा से रिलेटेड पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कैपिटल रिजर्व को डेफिनेशन देनी थी, जनरल रिजर्व। वेरी सिंपल, आपका जो डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व से जो चैप्टर चलता है फर्स्ट क्वेश्चन में, वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो पूंजीगत जो आरक्षित है उसके आप डेफिनेशन दे देते हैं, ये पूंजीगत लाभ से बनाया गया संचय लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर आप जनरल रिजर्व की आराम से डेफिनेशन दे सकते थे। यहाँ से आप दोस्तों आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर आ सकते थे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं था। फिर यहाँ पे अपन बात करें सेकंड नंबर जो आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके भी 2 सेक्शन किए गए थे, नेम फॉर स्टेज और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो आपको केवल नेम लिखने थे, फॉर्मेशन है, इनकॉर्पोरेशन है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, प्रवर्तन समामेलन, पूंजी विधान, व्यवसाय का प्रारंभ। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देते, हिंदी वाले हिंदी में लिख देते। कंपनी फॉर्मेशन, ओके। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन को आपको क्या करना था, डेफिनेशन देनी थी। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के नियमों वाला क्या है, दस्तावेज है। तो यहाँ से भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, आपके जो न्यू रेशियो से रिलेटेड पूछा गया है, और ये तो इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देख लो, न्यू रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही है। तो अगर आपने हल किया होगा तो इसका जो आंसर बन रहा है 4:3:3:3, तो आपका ये करेक्ट है। और डायरेक्ट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स रिलेटेड है, और डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके दोस्तों लीडरशिप से पूछा है, यानी कि ये आपके डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। सेकंड PUC यानी कि 12वीं क्लास में 7 नंबर आपके चैप्टर चलता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, स्टेट एनी 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन दे देते हैं, नेतृत्व प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों को संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से कार्य करने को प्रभावित किया जाता है। और इसकी शैलियाँ बतानी थी, स्टाइल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एवरी टाइम एग्जाम में स्टाइल ऑफ लीडरशिप से रिलेटेड बोर्ड क्लास में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये यहाँ पे आपके भी पूछ लिया। फिर यहाँ पे अपन बात करें 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दी गई, इससे आपको क्विक रेशियो कैलकुलेट करना था। तो इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों 1:1 आने वाला है। अगर आपका है तो करेक्ट है। इसके भी 2 पार्ट किए गए थे। सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है असेट्स के एग्जाम्पल, नेम एनी 4 असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड
फॉर करंट असेट्स के एग्जांपल देने थे। अब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं हमने किसी ने बोल रहे हैं कि इंग्लिश में लिख दिया। भाई आप जैसे यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स के एग्जांपल लिख रहे हो, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर, ये फिक्स्ड होते हैं। करंट में लिख दो कैश, डेटर, स्टॉक। तो हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लैंड लिख रहा है ब्रैकेट में भूमि लिख दिया, बिल्डिंग भवन लिख दिया, मशीन, ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते थे। फर्नीचर लिख के उसके ब्रैकेट में आप हिंदी लिख सकते थे। तो ऐसे कोई वो दिक्कत होने वाली नहीं, अगर आपने इंग्लिश में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे अपन बात करने वाले 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर का आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, या आपको दोस्तों 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको टोटल कर लो, यानी कि 260 हो रहा है, इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो 52 हो गया। लेकिन हमें गुडविल की वैल्यू पूछिए 4 ईयर की, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2,08,000 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि गुडविल का आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है। तो गुडविल क्या है, फर्म की प्रतिष्ठा दर्शाने वाली क्या है, अमूर्त संपत्ति है, डेफिनेशन दे देते आप। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट आपके जो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये डोरमेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप डोरमेट पार्टनर वो होता है जो क्या करता है, पूंजी तो लगाता है लेकिन प्रबंधन नहीं करता है, और जो नॉमिनल पार्टनर ये होता है केवल नाममात्र होता है, केवल अपना नाम देता है फर्म को। इस प्रकार ये यहाँ से भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे। 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे रेशियो से रिलेटेड है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 3 गुना। और यहाँ पे फिर पूछा गया सेकंड, नेम एनी फॉर क्विक एसेट्स एंड फॉर करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे क्विक एसेट्स कौन कौन सी है, यहाँ पे कैश है, डेटर है, बीआर है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। और करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल पूछा है तो जैसे बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। इस प्रकार आप क्या देख सकते थे एग्जांपल, क्रेडिटर्स है। इस प्रकार दोस्तों एग्जांपल देख सकते थे। ये भी एक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आप आराम से इसे हल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 9 नंबर जो आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, नेम एनी 4 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशन होते हैं, उनमें से आपको नाम लिखने थे, जो इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है। तो हिंदी वाले हिंदी में नाम लिख देते, बस बात खत्म थी। नेम एनी 8 फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल 8 के नेम लिखने थे आपको, सिंपली बस लिख के फ्री करते आपको। यहाँ दोस्तों आपके नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें कोई रामायण नहीं लिखनी थी, आपको ऑन द फैक्ट लिखना था, और आपके अच्छे में से पूरे मार्क्स आप इन क्वेश्चनों में लेके आ सकते हो। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देनी थी, डिप्लेशन की, ऑब्लिशंस की, अमोर्टाइजेशन, यानी कि आप डेफिनेशन आराम से अच्छे से डेफिनेशन दे देते, बात खत्म थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 11 नंबर जो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फॉर्मूला लिखना था आपको। डेब्ट इक्विटी रेशियो है, करंट रेशियो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, रेशियो आप पढ़ रहे हो तो कम से कम फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, बस फॉर्मूला याद कर लेते आप लिख देते, इस प्रकार फॉर्मूला लिख सकते थे। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे दोस्तों आपको परिभाषाएं देनी थी। नॉन जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, कन्वेंस प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, इनकी आपको क्या देनी थी, परिभाषा देनी थी दोस्तों आपको, एग्जाम्पल भी बतानी थे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें 13 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपको पूछा गया है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर बताना है। तो आप इजीली यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया होगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट है 20,000 आने वाली है, और जो रेट है यहाँ पे कितने आने वाली है 8%। तो यहाँ पे 2 चीज़ पूछी गई है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की रेट 8% है और अमाउंट यहाँ पे 20,000 है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे 40 नंबर जो आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर गेनिंग रेशियो से पूछा गया है। और इस बार दोस्तों ये बोर्ड क्लास में भी आया था, मैंने ये आपको बताया भी था, अकाउंटेंसी का पेपर हल करके गेनिंग रेशियो बोर्ड क्लास में पूछा गया। इसका आंसर होने वाला है 21:11। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे 50 नंबर की, तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोलिंग की डेफिनेशन देना है, 12वीं क्लास का 8 चैप्टर है बिजनेस का, और नेम एनी वेरियस स्टेप बतानी है कंट्रोलिंग की, बस नेम लिखने थे आपको, सिंपल सा है। तो ये दोस्तों आपकी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों अपन क्या करने वाले हैं, अब दोस्तों अपन यहाँ कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो अब दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आप सभी ने पेपर देख लिया, इसका सॉल्यूशन भी देख लिया, अब अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले कट ऑफ। दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट कॉमर्स की 120 है, यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट आपको क्वालिफाई करने वाले, यानी 360 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। आपके पेपर में 40 MCQ आए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, ओनली MCQ पे अप्लाई होती है। 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे, और टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर हो गया है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें पेपर की दोस्तों, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा आपका डिफिकल्ट 1% भी पेपर नहीं था।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बात करने वाले हैं कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ एनालिस कर रहा हूँ कि आपने जो 40 MCQ अटेम्प्ट किए, तो अटेम्प्ट में से मैं ये मान के चल रहा हूँ 30 से लेकर 34 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट किए ही होंगे। वेरी इजी पेपर था, 30 से लेकर 34 एवरी मेंबर ने अटेम्प्ट किए होंगे और 85% एक्यूरेंसी आई होगी। तो सेफ स्कोर की बात करें MCQ में 26 से लेकर 30 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में इतने क्वेश्चन तो उनके बच रहे होंगे। 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तो जिन्होंने अच्छी तरीके से दोस्तों तैयारी की है, इतने क्वेश्चन तो आराम से उनके बच रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। फिर अगली बात करते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव की। सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजर रहने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव है। सबसे ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव में एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से हमारे मार्क्स देगा। भाई आपने अगर अच्छा लिखा है तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आओगे। अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में, अगर अपन एवरेज की बात करते हैं, अगर नॉर्मल कैंडिडेट की बात करते हैं, जो नॉर्मल कैंडिडेट भी है अगर उसने अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया है तो उसके दोस्तों 35 से लेकर 40 मार्क्स तो बन रहे होंगे, ईजिली बन जाएंगे। इतने मार्क्स तो आसानी से दोस्तों आपके बन जाएंगे जो नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें 35 से लेकर 40, और MCQ की बात करें 26 से लेकर 30। तो यहाँ पे टोटल अपन स्कोर की बात करें, एक नॉर्मल जो कैंडिडेट है, एवरेज जो कैंडिडेट है उसके अगर अपन यहाँ पे बात करें तो टोटल 61 से लेकर 70 मार्क्स तो उसके आराम से बन जाएंगे। अब बात करते हैं गुड कैंडिडेट की, जिन्होंने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, वो 40 से 50 मार्क्स उनके बन रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव में, और MCQ 26 से लेकर 30। तो उनके जो टोटल जो मार्क्स बनने की जो संभावना है, 40 में आप 26 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 66 है, और 50 में आप 30 जोड़ेंगे तो 80। तो यहाँ पे आपका जो स्कोर बनने वाले हैं, जो अच्छी तैयारी थी, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, तो उनके दोस्तों 66 से लेकर यहाँ पे 80 मार्क्स बन रहे हैं डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ दोनों को मिलाकर। और जो एवरेज जो कैंडिडेट है उनके भी दोस्तों 61 से लेकर 70 मार्क्स तो बन ही जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और बट ये एक पेपर के अकॉर्डिंग बनाई गई है, और क्या कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे आप सभी देख सकते हो दोस्तों। और ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे UR जो कैंडिडेट है दोस्तों वो 68 से लेकर 74 बन रहे हैं, अपने आप को सेफ मान सकता है। EWS वाले हैं 65 से लेकर 70, OBC वाले 63 से लेकर 69, SC वाले 55 से लेकर 62, और जो ST है 50 से लेकर 58। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उस कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, DV की बात नहीं कर रहा। अगर इतने आपके जो मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ तक तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, ये नहीं 100%, लेकिन अपन एक अनुमान लेकर चल रहे हैं कि आपका जो पेपर आया है, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बात करें। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि UR में कौन कौन से कैंडिडेट सेफ है, जिनके दोस्तों 70+ है वो बिल्कुल सेफ है। अगर आपकी जो मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है, आप ये 70 में 4 मार्क्स कम भी हो सकती है और 70 में 4 मार्क्स बढ़ भी सकती है। OBC जो EWS है वो 60+ वाले सेफ है, 65 वाले क्या है सेफ है। 65 में अगर 3 मार्क्स अपन ऐड कर दो या 3 मार्क्स कम बत्ती हो सकते हैं, और जो SC वाले हैं 60+ वाले सेफ है, और जो ST वाले हैं 55 वाले क्या है सेफ है। तो दोस्तों ये है एक कॉमर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप सभी की जो कमेंट थे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने ये कट ऑफ आप सभी की तैयारी की है पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप सभी कमेंट में लिखिए आप इस कट ऑफ से कितने सहमत हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब दोस्तों आपको घबराने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ आप सब ने देख ली है, अपना जो पेपर है वो भी आपने देख लिए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो DB वगैरह है उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बनाते रहे दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके MCQ में नेगेटिव मार्किंग थी, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन थोड़ा सा स्कोरिंग रहेगा, जिनका स्कोर इस रेंज में है उनके क्वालिफाई होने के अच्छे चांसेज हैं। फाइनल कट ऑफ रिजल्ट के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ये फिक्स नहीं कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। UR में अगर आपकी 70+ है तो आप अपने आप में एक उम्मीद रखिए आपका हो जाना चाहिए। OBC EWS वाले 65+ वाले हैं तो उनको भी एक उम्मीद रखना चाहिए। SC वाले 60+ है, और जो ST है 55+ वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में कॉमर्स के स्टूडेंट की कट ऑफ की बात किए हैं, और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इतना ज़्यादा लोड लेना नहीं है, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो दोस्तों। आप सभी ने पेपर दिया है, अच्छी मेहनत की है, तो आप सभी का दोस्तों सिलेक्शन भी हो जाएगा। थैंक यू।